बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में सैलाबी तबाही जारी है और डेली हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बट बदकिस्मती की बात यह है कि एक ज़िले को रिपोर्ट करते हैं या एक रीजन को रिपोर्ट करते हैं तो रात गए उससे अगला एरिया जो है वो भी उतनी ही बुरी तरह हिट हो चुका होता है सैलाब से। कल परसों 2-3 दिन से पिछले से हम जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर उन रीजन्स को कवर करते रहे, आपके सामने पहुंचाते रहे कि किस कदर तबाही हो चुकी है। 80%, 90% फसलें तबाह हो गई, लाखों जानें जो हैं वो एट स्टेक हैं, डिस्प्लेस्ड हैं राइट नाउ पूरे पाकिस्तान के अंदर। बट आज थोड़ा सा उससे आगे का रुख करते हैं, बिकॉज शायद जब बहुत ज़्यादा सैलाब हिट करता है किसी एरिया तो उसके इतराफ़ के एरियाज़ हैं वो कहीं पर इग्नोर भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तबाही वहाँ पर नहीं है। आज ये दो इलाके हैं हमारे, मिंचनाबाद और करोड़ पक्का। अब से कुछ देर पहले जो वहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स हैं, नुमाइंदे हैं, हमने उनको थी कि वहाँ के हालात वाक़यात भी हमें ज़रा बताइए। ये ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले ताहिर बशीर साहब हैं मिंचनाबाद से, वो क्या बता रहे हैं, वहाँ के क्या हालात थे आज के। ये कुछ देर पहले हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है, ज़रा सुनिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों की वजह से मिंचनाबाद के इलाकों में किसानों की फसलें मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो ना सिर्फ मुआशी बदहाली का जो है शिकार हो गए हैं, बल्कि इन्हें अपने घर बार भी जो है छोड़ने पड़े हैं। मुतासरा लोग जो है इस वक्त काफ़ी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सैलाबी रेला है जो उनकी वजह तो सारे फसलें तबाह हो गई, सारे घर ही डिग पैन ते बैंक तो पैसे लैके यानी कि फसल उगाइयां वो सारे तबाह हो गई। तो हुकूमत ने अपील है भी साढ़े कर्जे माफ़ हो जाए, साड़ी कोई इमदाद की जाए। जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका कहना है कि उन्होंने बैंकों से जो है कर्जा जात लेकर फसलें काश्त की थी। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से उनकी जो है वो फसलें तबाह हो चुकी है, और उनका मज़ीद ये कहना है कि उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि उन्हें जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी ताहिर बशीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एज इट इज़ कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पर सैलाब ने हिट किया, जिन इलाकों को वहाँ पर तबाही तबाही है। हाफिज़ाबाद से स्टार्ट कर लें, वज़ीराबाद, पहले खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद ये पिपरे व दरिया पूरे पंजाब में तबाही मचाते जा रहे हैं। और बदकिस्मती की बात इवन मोर कि अब इस सैलाबी रेले का रुख जो है वो सिंध की जानिब है। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, लेकिन वहाँ से भी कोई इतलात जो कुछ वेदर एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, दे आर नॉट गुड, क्योंकि आगे से एक और स्पेल भी कोई एक्सपेक्टेड है। 16 सितंबर के आसपास से 19 सितंबर तक एक स्पेल भी एक्सपेक्टेड है। सो अबाउट टाइम कि हम सब के सब स्टेप अप करें और एक दूसरे की मदद करें। अब ज़रा रुख करते हैं लोधरा का। लोधरा भी बहुत ज़्यादा खबरों का हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन वहाँ पर भी सैलाबी तबाही कम नहीं है। समीर राव साहब हैं हमारे करोड़ पक्का से, उन्होंने हमें ज़रा ज्वाइन किया है। करोड़ पक्का के हालात देखते हैं। समीर साहब, क्या हालात वाक़यात हैं वहाँ के? आज बिल्कुल दरिया सतलुज के मकाम पर पानी की सतह बढ़ रही है। इसी हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर जो लोग हैं दरिया में फंसे हुए हैं, रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन जारी है, और यहाँ पे जो मकामी तंजीम है उनकी जानिब से भी यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे साथ जो इसमें मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि किस जगह जाके खाना तकसीम करेंगे और इस बारे में क्या कहेंगे। मुझे बताइएगा कि किधर जा रहे हो, किधर खाना तकसीम कर रहे हैं? जी, हम जो है ना, ये सीकर का इलाका है टाली वाला, तो हमें पता लगा है कि यहाँ जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना इस वक्त जो है जिनके पास खुराक मौजूद नहीं है और 2 या 3 रोज़ से वो जो है ना भूखे बैठे हुए हैं। तो हमने ये रेस्क्यू की मदद से वहाँ जाने का फ़ैसला किया है और हम वहाँ उनको जो है ना खाना मुहैया करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना का इनका कहना था कि सीकर की जो इलाका है यहाँ पे एक बस्ती है और जहाँ पे तकरीबन 40 से 50 घर हैं, वहाँ पे लोग मैसूर हैं। 1122 की जानिब से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। दूसरी जानिब मैं ये भी बताता चलूँ, जो ये रास्ते इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि मुकम्मल तौर पर फसलें हैं और फसलों के दरमियान में से गुजरना जाता है और जाना पड़ता है, क्योंकि इसके जो ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। मेरे साइड पर भी देख सकते हैं आप कि जिस रास्ते से ये कश्ती गुजर रही है इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर कश्ती फंस भी सकती है। और फिर उसके बावजूद भी रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन जारी है और मकामी लोगों को खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं और मकामी लोग वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं, बाकी उसके बारे में देखते हैं। जी, ये आज वो दो रीजन्स जहाँ के नुमाइंदों ने हमें वहाँ के हालात बताए, और एज इट इज़ मुल्तान से और जितने वो रीजन्स हैं जितने इनके बारे में बार बार बात की जा रही है पूरे मीडिया के अंदर, वैसे ही हालात यहाँ पर मिंचनाबाद और करोड़ पक्का में हैं। कुछ नंबर्स, ये अभी रफ एस्टिमेशन है, लेट्स बी श्योर अबाउट दैट कि ये भी रफ एस्टिमेशन है। बदकिस्मती से ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। अभी तक 101 शहरी सैलाब भरे पंजाब में दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस 101 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। कोई 5000 प्लस माइनस देहात के मौजाजात जो हैं वो अभी तक इफेक्ट हुए हैं और 46 लाख के करीब लोगों का नंबर है। ये जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, 4.6 मिलियन के करीब सैलाब से इफेक्ट हुए हैं लोग।
और सैलाब में फंसे हुए 25,12,000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। और आज ही मैं देख रहा था, हमारे किसान इत्तेहाद के एक रहनुमा किसान है, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था आज, तो वो जो नंबर कोट कर रहे हैं फसलें तबाह होने का, वो तो बहुत ही बड़ा है। अल्लाह करे कि वो बिल्कुल छोटा नंबर निकले, बहुत ही कम नंबर निकले, लेकिन नज़र आ रहा है कि जब हर तरफ पानी पानी तबाही हुई पड़ी है, वो भी मिलियंस ऑफ एकड़्स है जहाँ पर फसलें तबाही नज़र आ रही हैं इन डेज टू कम। देखिए कि अल्लाह करे कि वो मिनिमम नंबर हो, वो हज़ारों में भी ना हो, वो सैकड़ों एकड़ का नंबर हो, लेकिन वो भी नंबर बहुत बड़ा है। अब इस पर करना क्या है, रोकना क्या है? इस साल तो हम भुगत रहे हैं, अगले साल क्या करना है, उससे अगले ज़ात क्या करना है, इसके लिए हमने जहमत दी है। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा को माहिर माहौलियात है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्वियसली कुछ मिसमैनेजमेंट, गलतियाँ, कोताहियाँ हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, पूरी दुनिया से भी हुई हैं, जिनकी कीमत हम भुगत रहे हैं, बट व्हाट नीड्स टू बी डन। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी मैं इससे आपसे गुफ्तगू करने से पहले अपने नाज़रीन को बता रहा था कि ये पंजाब के बाद आगे सिंध और बहुत सारा रीजन जो और है पंजाब का, सैलाब उसको भी हिट करता जा रहा है। डॉक्टर साहब, कहाँ पर गलती कोताही हुई? एक ही सवाल है जिसका बार बार मैं तो जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, हमसे गलती कोताही कहाँ पे होगी कि इतनी मिसमैनेजमेंट कह लीजिए या इतना ज़्यादा सैलाब हुआ क्या? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती हम लोगों से ये हुई कि हम लोगों ने डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को सीरियसली नहीं लिया। चाहे वो इस दफ़ा के फ्लड्स हों, चाहे वो 2022 के सैलाब हों या 2010-11 में। हम लोगों ने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि जब प्रिडिक्शन होती है, जो कि आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जी 5वीं, 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट्स में मुसलसल प्रिडिक्ट किया जा रहा है साउथ एशिया के बारे में, तो आपको उस हवाले से कुछ मेजर्स लेने होते हैं जो कि आप डिज़ास्टर अवॉइड कर सकें ऑन ग्राउंड। ज़ाहिर है क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स और शदीद बारिश को आप नहीं रोक सकते, लेकिन ऑन ग्राउंड तो आप चीज़ें प्रिपेयर रखते हैं ताकि आवाम को महफूज किया जा सके, लॉस एंड डैमेज को कम किया जा सके। हम लोगों ने इस दफ़ा प्रिपेयर्डनेस से बजट भी अपना फेडरल लेवल पे 30% स्लैश किया। हमने माहौलियात से बजट अपना स्लैश किया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि शायद ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जबकि अभी आप देखें कि एक सैलाब आया और हमें 30 साल पीछे ले गया, हमारे जीडीपी को, हमारी डेवलपमेंट को। तो हम लोगों की कैसी तरक्की और क्या ही जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी ज़राअत इस वक़्त तबाह हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ही मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ अलाइन होनी चाहिए क्लाइमेट एक्शन के साथ। अगर हम अलाइन नहीं करते, तो हम लोग उस चीज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो हमारा विजन है 2030 या 2050 जो भी, हम अचीव नहीं कर सकते। सो ऑन ग्राउंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग किस तरह से अपनी आवाम में आगाही क्रिएट करते हैं, और जो आपके लॉज बने हुए हैं, जिसमें रिवर इंक्रोचमेंट एक्ट है पंजाब में, केपी में है, और आपका फ्लड प्रोटेक्शन का जो है प्लान बना हुआ होता है, फेडरल फ्लड कमीशन बनाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान को ये अच्छी तरह पता है कि हम लोग सैलाबों से सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। डॉक्टर तो साहब, हम लोगों ने आपने रिवर इंक्रोचमेंट की बात की। अभी इस सारे सिनेरियो के अंदर देखें तो लाहौर के कुछ इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, हाउसिंग कॉलोनीज या वो बन गई थी अप्रूवल्स, और वो एक अलग से बहस है। लेकिन उसके अलावा इंक्रोचमेंट कहाँ पर थी कि जिसकी वजह से ये तबाही? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि क्या हमें वो दरिया जहाँ तक कभी किसी भी ज़माने में मार कर सकते थे, हमें वो सारे का सारा रीजन इन डेज टू कम छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर फसलें भी काश्त नहीं होनी चाहिए? ज़रा प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, इसमें 3 आपके मेजर फैक्टर्स आते हैं। पहला सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपके मुल्क में लैंड यूज प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट हो जाता है हाउसिंग सोसाइटीज में। आपके यहाँ चाइना कटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। आपके यहाँ अगर दरिया कुछ सालों से सूखा हुआ है तो उसके बीच में आप सोसाइटीज बना देते हैं। तो और साइंस को आप कनेक्ट नहीं करते पॉलिसी से। दूसरी बात, नॉर्थ में आपका जो मसला हुआ वो ये कि पहाड़ों पर से जब आपने जंगलात काट दिए तो आबादियां पहाड़ों में बीच में बनी हुई हैं, तो जंगलात काटने की वजह से जो सैलाबी रेलों की स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और ऊपर से इसीलिए पत्थर और वो सब नीचे आ रहे हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा आपका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी जो ड्रेनेज है, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है नालों के ऊपर, वहां पे कोई ड्रेनेज प्लान मौजूद नहीं है कि वहां से पानी के गुजरने की क्या रास्ता आपने कौन सा। तो ये 3 फैक्टर्स की वजह से इस वक्त हम सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं डिजास्टर ऑन ग्राउंड। तो ये हमारी कोताहियां हैं जो हम सफर कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग एक पूरी दुनिया की बहस है, और आज पाकिस्तान में शायद हमें ज़्यादा बहस सब इस पर अब कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो बहुत देर पहले से बहस थी। क्या इज इट न्यू नॉर्म? हर साल पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही तबाही आएगी, ऐसे ही मॉनसून प्रोलॉन्ग्ड होंगे, मल्टीपल स्पेल्स हुआ करेंगे, हर साल ऐसे ही सैलाब की तबाही हुआ करेगी? बीइंग एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि जब आप लोगों को बताते हो तो लोग
टोटल ब्लेम करते हैं आपकी अपनी मिस गवर्नेंस पे। ठीक है, जहां पे हमारी कोताहियां हैं वो हैं, लेकिन एक ग्लोबल रियलिटी है विच इज जी। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की वाकई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और उससे हम लोग सफर कर रहे हैं। ये भी एक रियलिटी है जो लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि देखें, मेरी बात सुने, बहार के मौसम में आपकी खड़ी फसल तबाह हो जाती है इतने ज्यादा हेल स्टॉर्म्स के साथ। बड़ा साइज देखें हेल का क्या होता है, तो क्या उसमें आपकी हुकूमत कुछ कर सकती है? उसकी वजह से तो नहीं आ रही ना खड़ी फसल तबाह हो रही। सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा असेस करना चाहिए, चाहे आपके पॉलिसी मेकर है, प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल वो ठीक होनी चाहिए, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें पाकिस्तान को ग्लोबली अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है क्लाइमेट एक्शन के हवाले से, और रेपरेशंस, जो कि हमारा राइट है कि हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए इन चीजों को ओवरकम करने के लिए। वरना हम कैसे तरक्की करें जब हम कोयला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम फॉसिल फ्यूल भी बर्न नहीं कर सकते? तो हमें कुछ तो फाइनेंस चाहिए ना कि हम अपनी डेवलपमेंट फेयर उस इनफ। हिसाब से करें। हमें नहीं मिल रहा। मेरा सवाल फिर वही डॉक्टर साहिबा कि इज इट न्यू नॉर्म? क्या ये हर साल हुआ करेगा? ये इसी तरह मौसम इंटायरली तकरीबन मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया, या सिर्फ इस साल 2 साल के लिए और फिर नॉर्मल जो पहले का वेदर था वो आ जाएगा वापस? नहीं, दिस इज द न्यू नॉर्मल। आपका वेदर पैटर्न, आपका मानसून साइकिल टोटली डिस्टर्ब हो चुका है और अगले साल शायद इससे भी जल्दी मानसून आ जाए, और हो सकता है इससे शदीद मानसून हो और इससे ज्यादा ड्राउट्स भी आप देखें, और दरमियाने मौसम आप शायद बिल्कुल ना देख सकें। ये अब न्यू नॉर्मल है और इसी को आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सिंस यू आर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, आप उस फील्ड से हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड एवरीथिंग, आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान इंटरनेशनली इस इशू को उतना उजागर नहीं कर पा रहा जितना हमें करना चाहिए। रीज़न कि वो 0.6-0.7% हम ग्लोबल एमिशंस में ऐड कर रहे हैं, कार्बन ऐड कर रहे हैं, और हिट होते हैं तो टॉप 5 टॉप 7 कंट्रीज़ में से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मुतासर हुए हैं हम उनमें से हैं। आप किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, या आपके कलीग्स, आपकी इंडस्ट्री के लोग इंटरनेशनल फोरम पे जाके दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है राइट नाउ? जी बिल्कुल, क्योंकि आई एम फ्रॉम एसटीपीआई और क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे हम काम करते हैं, तो हम अपनी रिसर्च से और अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के थ्रू भी हम लोग इस चीज को उजागर करते हैं। लेकिन जो बात हो रही है पाकिस्तान का केस क्यों नहीं स्ट्रांग हो रहा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ना मल्टी क्राइसिस डिप्लोमेसी की तरफ जाने की जरूरत है, जिसमें हम अभी लैक कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आपके रीजन में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट बहुत लिमिटेड है। हम नहीं कर पा रहे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ना सिर्फ ट्रैक 1 ट्रैक 2 बल्कि मल्टी क्राइसिस, थिंक टैंक्स, एकेडमिया, B2B एंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर लेवल पे हमें जाना है। जब आप रीजन में जाते हैं, फिर रीजन टू रीजन जाते हैं, बॉटम अप अप्रोच के साथ आप कॉप जैसे फोरम्स में जाके आपका केस स्ट्रांग हो जाता है, आपके साथ मुख्तलिफ ममालिक खड़े होते हैं, डेटा की बेसिस पे आप बात करते हैं, साइंस की बेसिस पे बात करते हैं। सिर्फ एक एस्पेक्ट उठाना कि हम तो सफर कर रहे हैं, दैट इज नॉट ओके। सो इसके लिए आपको टेक्निकल इनपुट चाहिए होते हैं। यू नीड टू एंगेज योर एनालिस्ट, योर टेक्निकल साइंटिस्ट, ताकि आपका केस स्ट्रांग हो, जिसमें पाकिस्तान अभी तक लैग कर रहा है, वो हम नहीं कर सके। इसीलिए वी आर लैगिंग बिहाइंड कि ग्लोबली हमें कोई सुन नहीं रहा। सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क है जो ग्लोबल वार्मिंग पे काम करता है या सपोर्ट करता है बाकी मुल्कों को, या कह लीजिए कि मैं आसान अल्फाज में कहूं तो सबसे ज्यादा शोर कौन सा मुल्क मचाता है ग्लोबल वार्मिंग पे? देखिए, अगर सबसे ज्यादा शोर आप ग्लोबल वार्मिंग का सुनेंगे वो आपके स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, जो कि अगले कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे क्योंकि समंदर का लेवल बहुत बढ़ रहा है। इसके अलावा आपके अफ्रीकन रीजन जो है वो बहुत ज्यादा जो है केस को उभारते हैं और उनको ज्यादा फंडिंग भी मिलती है, उनके रेपरेशंस भी उनको दिए जाते हैं क्योंकि उनका केस इतना स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आपके थिंक टैंक्स और एकेडमिक ग्रुप्स हैं या रिसर्च ग्रुप्स हैं जो वहां शोर कर रहे होते हैं। हाँ, जो क्लाइमेट पे सपोर्ट की बात है वो आपके कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, जिनका एजेंडा अच्छा है, लेकिन हिपोक्रेसी भी आती है जहां पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज ही कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया ये उस डेफिनेशन में नहीं आते जिसको लॉस एंड डैमेज फंड देने की जरूरत है। सो इट्स यानी बोथ वेज ये मामला चल रहा है। इट्स नॉट कि कोई एक रीजन पूरी तरह, हाँ, लेकिन पाकिस्तान अफ्रीका रीजन है मेरे ख्याल से, और मीना रीजन के साथ अगर पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स बढ़ाए क्लाइमेट पे, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू नाउ। एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि जैसे मौसम तब्दील हो रहा है और इस साल भी हमने पैटर्न देखा इंटायरली चेंज्ड है, इसका मतलब है कि इन डेज टू कम हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी का GDP का एक बड़ा हिस्सा ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल है, तो इन डेज टू कम हमें फसलें भी तब्दील करनी पड़ेंगी, क्रॉप टाइमिंग या क्रॉप्स भी चेंज करनी पड़ेंगी इन डेज टू कम?
बिल्कुल, आपको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ जाना पड़ेगा। सोइंग सीज़न जो है, वो अब चेंज हो रहा है, ठीक है? क्रॉपिंग सीज़न चेंज हो रहा है कि जब आप हार्वेस्ट कब करेंगे, कब लगाएँगे। आपको अपने किसानों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लानिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ। आपको बताना होगा कि कौन-सी फसल या कैश क्रॉप्स अब जो हैं, हम कितना यानी पानी या सैलाबी सीज़न में रेज़िस्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो तबाह हो सकते हैं शदीद गर्मी में, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इस पे आपके ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी ज़राअत को मुस्तहकम करने के लिए, उनको ऑन बोर्ड लें और अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएँ क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए ताकि आपकी ये जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ये तबाह होने से बच सके। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये 2-3 टॉपिक्स या 2-3 रेलेवेंट टॉपिक्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ऑब्वियसली अभी तो तमाम गवर्नमेंट, फेडरल हो जाए, सिंध गवर्नमेंट हो जाए, केपी गवर्नमेंट भी सैलाब से निपटने में मसरूफ़ थी और अब पंजाब गवर्नमेंट तो फुल फ्लज है ही वहीं पर मसरूफ़ और ऑब्वियसली तबाही भी इतनी ज़्यादा है। लेकिन इन डेज टू कम आई थिंक जहाँ पर हमारे बाकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा फोकस ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब आना चाहिए, ज़राअत की। हाँ, हमने देखा चैलेंजेस पंजाब के अंदर ये गंदम वाले सारे वो जो क्राइसिस के बाद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं किसानों के, लेकिन बीइंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई डू अंडरस्टैंड कि किसानों को कन्विंस करना, उनको समझाना, उनको बताना कि मौसम का पैटर्न ही बदल गया है, मौसम ही बदल रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमिनन है कि आपको इन डेज टू कम फसलों की काश्त और कटाई, उसका वक्त, बीज, फसलों की इकसाम, ये सब भी तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन ये आप और मैं सिर्फ अकेले नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, मैं मिसाल देता हूँ कि वो जो ज़रिए अद्वियात बनाते हैं, खाद्य बनाते हैं, वो लोग जाके अक्सर ज़मींदारों को एजुकेट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को जाकर ये ड्यूटीज़ भी लगानी पड़ेंगी अपनी टीम्स की कि ज़मींदारों को जाकर ये भी एक्सप्लेन करें, छोटे किसान को जाकर ये भी एक्सप्लेन करें कि भाई चाचा मामा करके जिस तरह भी आप लोग उनको अपनी अद्वियात बेचते हैं, उसी तरीके से जाकर ये भी एक्सप्लेन करें कि भाई साहब मौसम बदल गया है, अब फसलें भी बदलेंगी, बीज भी बदलेंगे और कटाई और बिजाई का टाइम भी बदलेगा। गवर्नमेंट लेवल से ये स्टार्ट होगा और आपकी और मेरी जिम्मेदारी से होते हुए एक आम जिम्मेदार, एक आम किसान तक जब बैठ के इसके ऊपर डिबेट नहीं होगी कि भाई वाकई में इस साल कितना नुकसान हुआ और अगले साल हमने इस नुकसान को मिनिमाइज़ कैसे करना है, वरना फिर हमारे ये जिम्मेदारों की तबाही जैसे अभी उतरी है, ये अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अगले साल भी वैसे ही उतरेगी। सो हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ को संभालने के लिए हम काम कर रहे हैं, वैसे ही हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, जो हमारी जो बचपन से मैं तो कम अज़ कम यही पढ़ता आया हूँ कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, तो ये अगर रीढ़ की हड्डी को हमने बचाना है तो बचाने के लिए हम सबको मिलकर बहुत मेहनत करनी होगी। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली कहा कि बिजली के बिल्स जो हैं मुआफ़ तो IMF करेगा, लेकिन वसूली रोक दी है उसकी। इन डेज़ टू कम पैकेजेस कहाँ से आएंगे कि अगर हम सिर्फ बिजली के बिल वसूली रोक सकते हैं, मतलब कि अभी हमें हुकूमत को मत पे कीजिए लेकिन हम माफ़ नहीं कर सकते, तो पैकेजेस और रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इसके लिए। हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, वफाक इस पर क्या करने जा रहा है, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में मेरे जो दोनों मेहमान हैं ये फील्ड में हैं और सैलाब मुतासरा इलाकों में ये खुद विज़िट करके आए हैं, हालातों वाक़यात देख कर आए हैं। ज़रा इनकी ज़ुबानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन डेज़ टू कम क्या प्लान्स हैं और अभी मौजूदा हालातों वाक़यात हैं क्या। तारुफ करवा दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन किया है जनाब शौकत बसरा साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुस्लिम लीग नून से मैं ज्वाइन किया है मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा ने, MP हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और वो भी मुझे बताया गया कि फील्ड के अंदर मौजूद हैं। बसरा साहब, आपकी इजाज़त से मैं उज़्मा साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे बताया गया कि वो भी आज फील्ड के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर सैलाब मुतासरीन या सैलाब हिट एरियाज़ है। उज़्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपने भी विजिट किया सैलाब हिट एरियाज़ का जो मुतासरा इलाके हैं, क्या विजुअल्स हैं, कैसे हालातों वाक़यात हैं, और ज़रा आवाज़ बढ़ा दें जी, शौकत बसरा साहब को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साकिब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। राय साहब, मैं पूरे पंजाब में जो है वो दौरे कर रही हूँ मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पे। पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट में किए, फिर गुजरात में, फिर कसूर में, और अब मैं जलालपुर पीरवाला में इस वक्त मौजूद हूँ। आप यकीन करें कि जो इस वक्त एक कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है पूरे पंजाब में, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। 4 दहाइयों के बाद इस तरह का फ्लड आया है, और चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट मॉनिटरिंग और इंस्ट्रक्शन के अंडर 30 महकमे जो हैं वो काम कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं।
उसके उस्मा अलावा साहबा, हमारे जिस एरिया में आज आप मौजूद हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया जलालपुर से? जी जलालपुर में इवैक्यूएशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे भी तकरीबन मेरे ख्याल में काफी जो है 3-4 लाख लोग जो हैं उनको इवैक्यूएट किया उनको गया कहाँ है। शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं उनको? जी उनको शिफ्ट कहाँ कर किया जा रहा है? इवैक्यूएट करने के बाद उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? वो जलालपुर पीरवाला का जो शहरी इलाका है जहाँ पे हमारे स्कूल हैं वहाँ पे एक पूरा फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया है। वहाँ पे मैं अभी होके आई हूँ। 1000 वहाँ पे जो हमारे बच्चे ख्वातीन मर्द जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों से मुलाकात हुई है और उस्मा साहिबा, इस उनको कैलकुलेशन से तो अगर 1000 बंदा एक कैंप में रखा जाए तो जलालपुर पीरवाला में अगर 100 स्कूल भी हो तो फिर भी 1 लाख बंदा है, 4 लाख आपने इवैक्यूएट किया। लेकिन उसमें नंबर्स में नहीं जाऊंगा एट दिस मोमेंट, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना। वी वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, हमें आप लोगों को सपोर्ट करना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। बसरा साहब, देखिए अब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे रिस्क खत्म हो गया है जी फ्लड का, जी तो जी, उन लोगों को सिर्फ फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ओके, अगर उन्होंने माल मवेशी अपने आगे पीछे लेके जाने हैं या उनके लिए खाने का सामान पहुंचाना है तो उसके लिए रेस्क्यू 1122 की अभी भी 50 के करीब बोट्स हैं। जी। पहले वहां पे तकरीबन मेरे ख्याल में 80-90 थी, लेकिन अब चूंकि अलीपुर में अच्छा, मैं सैलाब इसी बोट्स के रिलेटेड में वापस आपकी तरफ आता हूँ, बिकॉज़ बसरा साहब भी रिसेंटली इसी एरिया में गए हुए थे। आई सॉ हिज फुटेजेस। और बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइए आपके अपने हलके बहावल नगर, उस एरिया की क्या सूरत हाल है वहां पर, उसके बाद फिर हम जलालपुर की तरफ वापस आते हैं। साकिब खरल साहब, सबसे पहले तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो सैलाब सदगान हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद करे, आमीन, अल्लाह ताला आमीन, इनकी आमीन। हिफाजत करे। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं और साकिब भाई, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए कि मेरा दिल इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी है कि आपने जैसे कहा कि मैं सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे वाज़ेह हदायत है इमरान खान साहब की तरफ से कि इस वक्त सब काम छोड़कर जो सैलाब ज़दगान हैं उनके इलाकों में जाएं, उनकी मदद करें, उनको जो भी इस वक्त हम लोग मदद फराहम कर सकते हैं उनकी मदद करें। कम अज़ कम जितने अज़ला में इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हम तमाम अज़ला में सलमान अकरम राजा साहब हों, हमारे लोकल MNAs MPAs सब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। रात हम गुजरात में थे, चौरी परवेज़ लाई साहब वहाँ खुद पहुँचे। जी आपने साउथ पंजाब की, पहले तो बहावल नगरी में बात कर लूँ, जी, चूँकि बहावल नगर तो जाहिर है वहाँ कौन सा इंसान बसते हैं, वहाँ तो हम जानवर हैं, हैवान हैं, हम मरें जिए, वहाँ तो ना कोई मीडिया जाता है ना हमें कोई पूछता है। वहाँ पे हालात ये हैं कि बहुत बुरा सैलाब है और इतना ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं कि अभी तक वहाँ ये जो कह रही थी कि हम हर जगह पहुँच रहे हैं, हर जगह हम लोगों को फराहम इमदाद कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा झूठे पे खुदा की लानत। मैंने इतनी बड़ी कसम उठाई है। बात यह है कि बहावल नगर अभी हम सुन रहे हैं जी। कि ये जो सर्वे कर रहे हैं और ये नाम भिजवाने हैं इन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स को, उसका नाम तो अभी तक बहावल नगर का उस लिस्ट में भी शामिल नहीं हुआ। मैं आपको बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लोग खुले आसमान तले वहाँ पे बैठे हैं, लोगों की जानो माल का इतना नुकसान हुआ है, लाखों एकड़ अराजी वहाँ पे भी तबाह हो चुकी है बहावल नगर के अंदर और अभी वहाँ पर सैलाब का जोर है। अब आ जाएं आप, इन्होंने कहा कि मैं जलालपुर पीरवाला में वाक़या मौजूद, हम लोग भी जलालपुर पीरवाला वहाँ पे मौजूद थे जी। ये आवाम से बसरा साहब, वोट लेकर विजुअल्स तो नहीं आए, काफी इनको आ आवाम रहे के हैं, दुख बोट्स का- भी हैं और ये सारे एमपी जिनके मिनिस्टर्स भी वहां सुन पर तो जगह लें, ये सुन लें। फील्ड में मौजूद हैं ये लोग। खरल साहब मैं आपको आंखों देखा वाकया, सिर्फ मैं नहीं, मैं आपको अभी कहते हैं तो सोशल मीडिया पे मैं एक एक चीज पढ़ी है जी। जलालपुर पीरवाला में जहां आपका मीडिया लगा हुआ था, हम लोग ने बोट के जरिए पहले उन इलाकों को देखा जहाँ घर डूबे हुए हैं, मवेशी डूबे हुए हैं, लोगों की लाखों एकड़ अराजी चली गई। फिर हम लोग वहां पे गए, वहां पे बोट्स खड़ी हैं, उनके अंदर ना इंजन है ना उनको कोई रेस्क्यू करने वाला है, लोग दुआइयां दे रहे हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत वहां पे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इनसे ये पूछें कहां हैं वो लोग। मैं भी, आप ऐसे करें साकिब भाई, मैं रात परसों रात हम लोग वापस आए हैं जी। आप इनको भी साथ ले लें, मुझे भी साथ ले लें,
और जाकर मौका की सूरत हाल कौम को दिखाएं। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं उन नौजवानों को, मैं नाम अब नहीं लेना चाहता वरना उनके भी अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, उन यंग सहाफियों के जो मौके पर गए, जो एक एक चीज कौम को दिखा रहे हैं। मैं ले लेता हूं, आप ना ले, मैं ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं। उमर दराज गोंदल साहब हैं, फाज शहबाज साहब हैं, आदिल निजामी साहब हैं, हमारे भाई हैं, सारे फील्ड में काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्यों इन बेचारों के आप दुश्मन बने हुए नहीं हैं? नहीं, मेरे मैं भाई नाम नहीं लेना नहीं नहीं, चाहता उनका था। क्रेडिट है, क्यों बड़ी मेहनत इनके- से, उनका क्रेडिट है बसरा साहब, ये बड़ी मेहनत से काम भाई कर रहे हैं। क्रेडिट है साकिब खरल साहब, क्यों आप इनके दुश्मन बने हुए हैं? नहीं नहीं, अल्लाह रहम क्यों करेगा। आपके वहां पर अलीपुर हो, जी। आपका जलालपुर पीर वाला हो, 80-90% पूरा डूब चुका है। आप मुझे बताएं वहां की आबादी कितनी होगी? 5 से 7 लाख अलीपुर और जलालपुर पीर वाला के। ये कह रहे हैं हमने इतने लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। आज सुबह एक बंदे से मेरी बात हुई, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं। उसने कहा 3 बच्चों की लाशें हम निकाल चुके हैं, हम खुद, हुकूमत नहीं, ये जाली हुकूमत नहीं, वो लोग उनकी लाशें निकाल चुके हैं। उसका 3 बच्चों की लाशें मेरी बोट में पड़ी हैं। हम लोग गए समड़ियाल, एक जगह पे PP 159 है, 16 लोग वहां पे जहां भाग हुए, शहीद हुए, और वहां पर एक घर के 6 लोग सैलाब में मरे। एक माजरा, 1.5 साल की माजरा बच्ची गांव आज की, तक नहीं माजरा मिली। गांव की क्या? बात कर रहे हैं आप? माजरा, माजरा गांव के, माजरा कलां गांव है, माजरा। वहां पे हम गए सलमान अकरम राजा के साथ में। उनका वालिद उसकी आंखों के सामने, उसके बच्चे, उसकी मैं वो बीवी, देख के आया, वो छोटे सारे हालात में क्या बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे ये गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता, आप जिस तरह भी मुसल्लत कर दिए गए हैं, कौम की तरफ से आपको वास्ता देता हूं, ये टिकटॉक से बाहर आ जाएं। चले मुझे जरा जवाब ले लेने दें जरा उस्मा काम साहब। करें। मैं उस्मा साहब से जवाब भी ले लूं और दरखास्त भी। उस्मा साहब, एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बहावल नगर वाला जो एरिया जिसको हाईलाइट किया है बसरा साहब ने भी, मेरी कुछ और दोस्तों से भी उस एरिया में बात हुई है, वहाँ पर भी हालात बहुत बुरे हैं। मैम आप वहाँ पे गई तो हैं, पास ही आगे अगला जिला बहावल नगर है, प्लीज़ वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा, वहाँ पर भी देखिएगा कि हालात वाक़यात वहाँ पे क्या है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी राय साहब, मैं तो अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआ करती हूँ कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, ऐसे मौके पे तो खुद नहीं होनी चाहिए। 24 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है और महफूज मुकामात पे पहुंचाया गया है। पंजाब में 5000 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। जी ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि फसलें तबाह हो गई हैं। जी इतना नुकसान दहाइयों में, 4 दहाइयों में पंजाब ने नहीं देखा। खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी बन जाएं, कभी तो पाकिस्तानी बन जाएं, और कभी तो आप अप्रिशिएट कर लें कि कोई अच्छा काम अगर कर रहा है तो उसको सराह लें। आप यकीन करें राय साहब कि इस वक्त जितने भी अजला हैं, मरियम नवाज साहब से लीड कर रही हैं, वो खुद हर जिला में ये की बात कर रहे हैं। ये तो पूरा पंजाब है। उन्होंने तो पूरे पंजाब को देखना है, बहावल नगर को भी वो देख रही हैं, वो जलालपुर को भी देख रही हैं, वो गुजरात को भी देख रही हैं, सियालकोट को भी देख रही है, वो कसूर को भी देख रही है। उन्होंने सिवाय फोटोशूट 30 हमारे महकमे जो है, 30 महकमे कोऑर्डिनेटेड PDMA के साथ मिलके वो जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है। बसरा साहब, KP वाला एक एलिगेशन आता है आप पे बार बार कि जी KP में बहुत ज्यादा लोगों की शहादतें हुई, मैं तो यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं जितना मैं भी सैलाब जदगान से मिल के आया हूँ, मैं भी एरियाज घूम के आया हूँ, बड़े बुरे हालात हैं बसरा साहब, बहुत ही बुरे हालात हैं। देखें, मैं आपको फिर अर्ज करना चाहता हूं, अगर उनको मेरी आवाज़ जा रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि लाशों पे जो सियासत करे, जो सैलाब जदगान की इस वक्त मजलूमियत पे सियासत करे, उस पर एक बार नहीं 100 बार लानत, 100 बार लानत। कि जो आज उनकी लाशों पे खड़े होकर सिर्फ फोटो शूट करें और उन्हें कहें कि आए मैं आपको बहुत कुछ दे रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, तो वो तो भांडा इसलिए फूट गया कि एक कौम आज बहुत बाशऊर है। अगर आज आपका मीडिया 10% नहीं दिखा रहा, ना दिखा सकता है, ना उनको इजाजत है। बसरा साहब ठीक है, आप करें तनकीद, आपका हक है आप भाई, आप तनकीद करें, आपका हक है, लेकिन अल्लाह की कसम हम लोग दिखा भी रहे हैं और अपनी औकात से शायद ज्यादा सारे मेहनत भी कर रहे हैं, फील्डों में भी जाके काम कर रहे हैं, शोज स्टूडियोज में बैठ रहे हैं, अपनी जो फिजिकल औकात है ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके मुंह पे ये तारीफ नहीं करना चाहता था, कुछ दोस्तों के आपने नाम लिए, मैं आपका भी नाम लेता हूं, आप ऑन ग्राउंड गए हैं, लेकिन मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि आज सोशल मीडिया ऐसी आप देख नहीं सकते वो वीडियोस, जिस तरह लोग भूख से मर रहे हैं और खुले आसमान तले सिर्फ अल्लाह की इमदाद के तलबगार हैं। आपने बंद की बात की, अगर ये सुन रही हैं, पूछें
मोहम्मद वाला बंद जो है मुल्तान में क्यों बर वक्त नहीं तोड़ा गया, किन जिम्मेदारों को, किन एमएनएस एमपीज को फायदा पहुंचाया गया। मोहम्मद वाले बंद की मैंने बात की, अगर ये जलालपुर में मौजूद हैं, अलीपुर में मौजूद हैं, लोगों से पूछें कि किन अपने एमएनएस एमपीएस और बड़े बड़े जिम्मेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बर वक्त उसे क्यों नहीं तोड़ा गया और उसका रुख किधर मोड़ा गया। दूसरी बात मुझे बताइए कि फ्लड अलर्ट तो इनको मिल गया था जाके जून में, जब का सैलाब आया हुआ है। मुझे सिर्फ इतना इनसे पूछ दें कि अलीपुर का एमएनए है, उसका नाम गोपांग या क्या है, उसकी मैं अभी आपको ऑडियो भेज देता हूं। वो अलीपुर पानी पहुंचने से पहले क्या कह रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, ठीक है, अलीपुर में पानी नहीं आए। भाई आपका एनडीएमए अभी भी लोगों की कितनी अमवात बता रहे हैं, 33, और कितने गांव बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 100 या 200 गांव। इस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं, 1000 के करीब लोगों की अमवात हो चुकी हैं। अच्छा, मेरे पास 1000 के करीब, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे, आगे चलें जी, जिनमें इस वक्त कम से कम मेरी नजर के अंदर 50,000 गांव, अगर आप बेल्ट को शुरू कर लें कि रावी जहां जहां से गुजरा, जहां से चिनाब गुजरा, जहां से सतलुज गुजरा। रात में गुजरात से हूं, अभी तक गुजरात के अंदर पानी मौजूद है। आगे चले, लाखों एकड़ अराजी। अब मेरी एक सवाल है, इनसे दरखास्त है जी, लोगों को ग़िज़ाई मदद पहुंचाएं। लोगों को, मवेशी भूख से मर रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है, लोगों के पास अद्वियात नहीं है। आप रेस्क्यू की बात कर रही हैं, आपने जो कश्तियां फराहम की वो उनके इंजन नहीं है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मा साहिबा, ये एक तो नंबर जो है मेरे पास 101 का है, जो ऑफिशियल नंबर अभी तक आ रहा है, खबरों का हिस्सा है, जो 101 है, हलाकतें 4,500 के करीब। लेकिन बसरा साहब भी फील्ड में थे, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एहतियात भी बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग दुनिया से चले गए वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और रेस्क्यू के ऊपर आकर जो आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ वो गोपान साहब वाली वीडियो, तो आई थिंक उसके ऊपर तो किसी ना किसी को अकाउंटेबल जरूर ठहराया जाना चाहिए कि एनडीएम में, पीडीएम में कुछ और कह रहा था, लोकल एमएनए आपके पीएमएलएन के कुछ और कह रहे थे। जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है वो, उसमें हमारी अमवात जो है तकरीबन 100 के करीब है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि प्राइवेट लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो बगैर बताए जो है वो उनकी जो है बोट्स में जाके बैठ जाते हैं, जिनके पास सही इक्विपमेंट नहीं होती है, और वो वहां पे जो हादसात हैं वो ज्यादा होते हैं। अब ये किया है साहिबा, कहाँ जाएं लोग, लोगों ने निकलना तो है ना। प्राइवेट लोगों को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, और प्राइवेट लोग जो है अब हुकूमत की इजाजत के बगैर वो नहीं जाके तो रेस्क्यू कर सकते हैं। उनको भी यहाँ से बताना पड़ता है कि जी हम इतने लोगों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। और मैंने आज खुद चेक किया, मैंने पूछा कुछ लोगों से जो प्राइवेट बोट पे वहां पे आए, मैंने कहा जी आपसे कोई इन्होंने पैसे तो नहीं मांगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि अब वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे साया नहीं। अब आप लोग उनको पे कर रहे हैं या वो फ्री काम कर रहे हैं? काम करने, अब वो फ्री काम कर रहे हैं या आप उनको पे कर रहे हैं, हुकूमत पे कर रही है उनको? नहीं, वो उनको हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी, लेकिन वो लोगों से कुछ नहीं लेगी। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है। जी 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 जी, बस रिस्पॉन्ड करने पे मुझे वापस जाना है उनकी। अभी ये कह रही थी रेस्क्यू हम कर रहे हैं, हमसे इजाजत है कि रेस्क्यू करें। और भाई जब आप लोगों का वहाँ निजाम ही मौजूद नहीं है, जब आपकी वहाँ पे बोर्ड ही मौजूद नहीं है, जो कर रहे हैं आप उनको भी रोक रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप नहीं करें, लोग मर रहे हैं, बच्चे डूब के, आप कह रहे हैं आप रेस्क्यू ना करें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ आपने? वैसे ये तो है कि यहाँ पर बोट्स ऑब्वियसली बहुत कम है ना, हमारे पास हर टाइम हम इस तरह का मुल्क तो नहीं थे कि बारिशें सारा साल हो रही है और हमने इंतजाम किए हैं, बोट्स कम है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट बोट्स भी इन्वॉल्व होंगी, प्राइवेट सेक्टर भी। साकिब भाई, इनकी जलालपुर पीरवाला में 9 कश्तियां खड़ी हैं हुकूमत की बोट्स, जो इंजन के बगैर हैं। नहीं, वो तो 60-70 ऑपरेट नहीं कर सकती, तो क्या करें लोग? वो तो 60-70 कह रहे हैं। किसकी हुकूमत? आवाज जरा युज़मा साहब की आवाज का प्रॉब्लम है। कौन जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है और कौन सिर्फ बातें बनाने में मास्टर है, सबको पता चल गया है। सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं दे रहे हैं कि इस वक्त पूरी हुकूमत मरियम नवाज साहिबा ने हर चीज मौखर कर दी है, कोई और काम नहीं हो रहा सिवाय रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के। पूरी वो खुद भी मॉनिटर कर रही हैं, और सारे उनकी टीम, उनका अमला, हमारी सारे इसी पे लगे हैं कि हमने किस तरह जानों को बचाना है, उनको महफूज रखना है, और फिर उनको आबाद किस तरह करना है, उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्टली ये बताइएगा आप लोग बिल्स माफ कर रहे हैं या भी मौखर कर रहे हैं बिजली के बिलों की कलेक्शन सैलाब जदगान से?
देखें, अब जिस तरह हमारी पोलियो की कैंपेन थी, वो मौखर कर दी हमने। मैं ठीक बिलों है? की फिर उसके बाद, बिलों की वसूली की बात करूं, बिजली के बिल्स की वसूली की बात करूं। वो देखें, जो है आईएमएफ से हम बात करने जा रहे हैं कि हमें थोड़ा सा बिजली के जो बिलों में जो ये खास तौर पर जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनके लिए रिलीफ दें। तो इंशाल्लाह ताला वो मुज़ाकरात, मुझे पक्का यकीन है कि कामयाब हो मैं भी जाएंगे। दुआ गो हूं आपके और मुज़ाकरात के लिए, इंशाल्लाह मैं भी ताला ये इंशाल्लाह रिलीफ आगे मैं भी दुआ गो हूं। मरियम नवाज साहिबा एक बड़ा मुदम्मिल और बड़ा अच्छा पैकेज जो है उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप फ्लड गुड इफेक्टीज गुड के लिए जी, बसरा साहब आप कुछ बनाएं, ऐड करना चाहते हैं? ताकि उनको लास्ट दोबारा कपल ऑफ सेकंड नए सिरे से आबाद आपको किया सिर्फ जाए। मैं खरल साहब दो तीन बातें जी, बताना चाहता हूँ। जी, ये बेचारे क्या फैसले लेंगे? ये कह रहे हैं कि हम पूछेंगे कि आपका बिजली के बिल माफ कर दें। और भाई पहली बात तो यह है कि सैलाब वाले इलाकों में बिजली वैसे बंद हो जाती है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि इस वक्त मैं खुदारा गुजारिश करूंगा कि 2022 का सैलाब आया, खरल साहब आपको याद होगा जी, मैं फील्ड कितने में था। बबांग दावे किए गए, अरबों और 11 बिलियन आ गया। किधर है वो 11 बिलियन? क्या लोगों पे खर्च हुआ? आज भी हमारी गुजारिश ये है, 40 साल से ये शरीफों की हुकूमत है पंजाब के अंदर। ये सो कॉल्ड, अब तो खर्च चले, ये बेचारे मुसल्लत किए गए हैं, इनके पास ताकत क्या होनी। इनसे ये पूछे इन्होंने क्या कोई मेजर्स लिए? क्या कहीं पे कोई बंद बसरा साहब बांधे? ये अब डिबेट क्या स्टार्ट पंजाब हो में गई है, क्या हर लोगों साल को चलती protection? रहेगी। अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई है, हर साल चलती रहेगी रीजन के ग्लोबल। सर नहीं, एक फिक्रा सुन लेना, एक फिक्रा सुन ले। जी, मेरा वक्त आप खत्म हो दरियाओं के अंदर आप अपने बुजुर्ग को मंजूरियां दे रहे हैं कि वो सोसाइटियां बनाएं, और लोगों के जनाब मालो जान से खेल रहे हैं। लोगों के मकान टूट गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं। थैंक यू उस्मा साहब, थैंक यू वेरी मच। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मा साहब जाते हुए एक दफा गुजारिश करूंगा, बहावल नगर वाला रीजन वैसे तो हर जो सैलाबजदा इलाका है हुकूमत वहां पर मौजूद होनी भी चाहिए, और बहुत सारे रीजन्स के अंदर में भी रिसेंटली जिसका क्रेडिट है उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए, कोट किया जाना चाहिए। मरियम औरंगजेब साहिबा, कासिम गिलानी साहब, राना सिकंदर साहब, कुछ और प्रोविंशियल वज़रा, ख्वाजा इमरान साहब, ख्वाजा सलमान साहब, ये तमाम लोग जलालपुर पीरवाला में पिछले 3-4 दिन से नज़र आते रहे। बहुत अच्छी बात है। जब इस तरह की आफत आए तो अपने मुल्क के जो रहनुमा, ये प्रोविंशियल आपके लीडरान हैं, वज़रा हैं, उनको अवाम अपने दरमियान देखकर हौसला होता है अवाम को कि नहीं यार, देर आउट देयर टू सपोर्ट अस। ऑब्वियसली क्राइसिस बहुत बड़ा है, और मैं हर रोज़ की तरह आज भी आपकी खिदमत में यही गोशगुजार करूँगा कि अभी इनिशियल नंबर्स हैं, ये जो भी नुकसान के तखमीने हैं अभी इनिशियल नंबर्स हैं। अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, लेकिन ये डेज टू कम नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये नुकसान के तखमीने जो आज आपको एक नज़र आ रहा है, ये 5 होगा, 5 है तो 10-20 होगा। ये नंबर्स बहुत बढ़ने हैं इन डेज टू कम, और हम सबको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये नंबर्स को के जो नुकसानात हैं उनको पूरा करने में आप और मैं जब तक स्टेप अप नहीं करेंगे, हुकूमत अकेली नहीं कर सकेंगे। सो मेंटली आपको मुझे भी प्रिपेयर होना चाहिए। वी शुड स्टेप अप एंड हेल्प ईच अदर। दिस इज द मोमेंट व्हेन पाकिस्तान नीड्स अस, व्हेन पाकिस्तानीज नीड ईच अदर। सो हम सबको भी मेंटली और फिजिकली रेडी रहना चाहिए, फाइनेंशियली रेडी रहना चाहिए। इन तमाम लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए आपने और मैंने अपना किरदार अदा करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।